नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है, बहुत पुरानी है, लेकिन इस अपराध पर फैसला हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल का है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला बरेली। बात कुछ यूं हुई कि 29 अप्रैल 2012 को भोजीपुरा थाना क्षेत्र में दिन में करीब 2:30-3 बजे एक खेत में अज्ञात लाश पड़े होने की सूचना पर गांव वाले इकट्ठा हुए। काफी भीड़ भाड़ वहां इकट्ठा हुई और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि मरने वाला नवयुवक कौन है। इसी बीच में वहां से एक व्यक्ति, साधु नाम का, वो गुजर रहा था। भीड़ देखकर वो भी कौतूहलवश वहां नजदीक पहुंच गया। उसने वहां पर एक लाश देखी। लोगों से पूछा कि पुलिस को सूचना हुई कि नहीं हुई। उसने अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल रूम को फोन करके और ये बताया कि यहाँ पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। भीड़ बढ़ी, पुलिस आई। पुलिस ने आसपास के लोगों को इत्तला की कि पहचानिए कि ये युवक कौन है और कहाँ का रहने वाला है। बहरहाल लाश की पहचान नहीं हो सकी। युवक की हत्या की गई थी। उसका गला दबाकर और रस्सी से कस के उसे मारा गया था। लेकिन मौकाए वारदात को देखकर ये लगता नहीं था कि हत्या यहीं पर हुई है। ऐसा लगता था कि कहीं और हत्या करके उसे यहाँ फेंक दिया गया। बहरहाल पुलिस आई, पंचनामा किया, बॉडी को सील किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चूंकि साधु ने सबसे पहले इसकी सूचना पुलिस को दी थी, लिहाजा उसके एक प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने उससे प्रार्थना पत्र लिया कि आपने क्या देखा, आप कैसे पहुंचे, क्यों पुलिस को सूचना दी। एक प्रार्थना पत्र लेकर धारा 302, 201 आईपीसी का एक मुकदमा पंजीकृत कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए चली गई। पोस्टमार्टम भी हो गया, लेकिन चूंकि लाश अज्ञात थी, शिनाख्त नहीं हुई थी, लिहाजा उसे 72 घंटे मॉर्चरी में रखा जाना था। इसी बीच में 28 अप्रैल को मूलचंद नाम के एक व्यक्ति ने, जो फतेहगंज पश्चिमी थाना बरेली में ही है, वहां के खिरका गांव का रहने वाला था, उसने 28 इसी दौरान मूलचंद्र, जो खिरका गांव का रहने वाला था, थाना फतेहगंज पश्चिमी का, उसने 5 मई 2012 को थाना भोजीपुरा में प्रार्थना पत्र दिया कि 28 अप्रैल 2012 को उसके साले के साले वीरपाल की बारात धौरा टांडा गई थी। मोहन स्वरूप, उसका लड़का, बारात में शामिल होने अपनी 6 साल की बेटी के साथ गया था। 29 अप्रैल को बारात वापस आ गई और दूसरे बारातियों के साथ मोहन की बेटी भी वापस आ गई, लेकिन मोहन स्वरूप नहीं मिला। काफ़ी तलाश की गई, नहीं मिला। इस बाबत उसने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई। इधर 29 को ये बॉडी मिली, 30 को इसका पोस्टमार्टम हुआ और पहली, दूसरी या तीसरी तारीख में लोगों ने बताया कि बॉडी संभवतः फला आदमी की है, वो भी गायब है काफ़ी दिन से। बॉडी को 2 दिन और रोका गया और 6 मई 2012 को मूलचंद ने उसकी पहचान अपने बेटे मोहन स्वरूप के रूप में कर ली। यानी मृत्यु के 7 दिन बाद, 6 दिन बाद उस अज्ञात शव की पहचान हो पाई।
पुलिस ने उस गुमशुदगी को हत्या के रूप में उसका पर्चा काटा, केस डायरी काटी, और चूंकि मूल रूप से हत्या का ये मुकदमा कायम हुआ था भोजीपुरा थाने में, लिहाजा वहां पर इसकी विवेचना शुरू हुई। मूलचंद ने यह बताया कि जो उसने गुमशुदगी में लिखाया था कि उसके साले के साले वीरपाल की बारात धौरा टांडा गई थी, जहां उसका बेटा मोहन स्वरूप अपनी 6 साल की बच्ची के साथ बारात में शामिल होने के लिए गया था। अगले दिन बारात भोजीपुरा के खितौसा गौटिया पहुंच गई, लेकिन मोहन वापस नहीं आया। धौरा टांडा में उसकी लाश मिली है, ऐसा अपने बयान में, शिनाख्त होने के बाद के अपने बयान में मृतक के पिता मूलचंद ने पुलिस को बताया। और फिर पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। मोहन स्वरूप के पिता मूलचंद भी वहां गए जहां पर शादी अटेंड करने उनका बेटा गया था। ये पता लगा कि हाँ बिल्कुल सही है, वो शादी में आया था, बच्ची के साथ आया था। बहुत से लोगों से गांव के उसकी मुलाकात भी हुई, जिनकी शादी में आया उनसे भी मिला वो। सारी बातें ये तय हो गई। और फिर जांच करते करते ये पता लगा कि बारात में मौजूद शीशगढ़ के भूड़ा भकाए का रहने वाला रामू, बारात अपनी अटेंड करके वापस जाते समय रामू के साथ वो जाता हुआ दिखा था। रामू को पुलिस ले आई, रामू से पूछताछ की। रामू ने पहले कुछ भी बताने से इनकार किया, लेकिन फिर जब पुलिस अपने पर आती है तो रामू ने पूरी बात बता दी। रामू ने ये बताया कि उसकी पत्नी की बहन प्रेमवती और उसकी पत्नी की बहन ममता से मृतक का प्रेम संबंध हो गया था, जो उसके ननिहाल की थी, मृतक के ननिहाल की थी। और उसकी शादी भी लगभग तय हो गई। जब लड़का और लड़की दोनों ने जिद की कि हम ही एक दूसरे से शादी करेंगे, तो घर वालों ने परिवार की पंचायत की और शादी तय कर दी। लेकिन रामू को ये बात बहुत नागवार गुजरी, क्योंकि ममता, जिससे मृतक का प्रेम संबंध हुआ था, उसकी बड़ी बहन ही रामू की पत्नी थी और रामू के भी अवैध संबंध ममता से थे। शादी तय होने के बाद उसने मोहन स्वरूप को बुलवाया, उससे बात की और ये कहा कि तुम शादी के लिए मना कर दो। उसने कहा हम कैसे मना कर दें, हमारे बहुत दिनों के संबंध हैं और परिवार ने तय किया है, सारे समाज ने बैठ के तय किया है, हम अपनी तरफ से इस शादी को मना नहीं कर सकते। उसने कहा नहीं मना करोगे तो तुम शादी नहीं कर पाओगे। इस तरह की बात दोनों के बीच 3-4 राउंड हुई, लेकिन मृतक ने, मोहन स्वरूप ने बिल्कुल इनकार कर दिया रामू से और ये कहा कि हम शादी तो ममता से ही करेंगे। इस बात से नाराज रामू उस दिन शादी में जब उसने मोहन स्वरूप को देखा तो इस बहाने से कि चलो तुमसे कुछ बात कर लेते हैं, आज फाइनल कर लेते हैं, उसे ले गया और उसे गला दबाकर मार दिया और थोड़ी दूर ले जाकर उसे खेतों में फेंक दिया। 29 अप्रैल की रात में उसको मारने के बाद उसको ब्लड भी काफ़ी निकला था, अंगोछे से उसकी गर्दन कसी हुई थी, ईंट पत्थर से उसके चेहरे को कूचा गया था। रात में वो भागकर अपने गांव गेवरा पहुंचा। वहां जाते ही उसने अपने कपड़े धोए और कपड़ा धोते हुए उसे बुद्धसेन ने देखा और उन्हें बताया था कि 4 मई को उसके बेटे का 10वां था। उसी शाम को रामू अपने गांव खिरका आया और उसने गांव के ही राम अवतार और बाबू के पास जाकर ये बताया था कि मैंने मोहन की हत्या कर दी है, क्योंकि उसकी नज़र
क्योंकि वो मेरी साली से शादी करना चाहता था। और उन लोगों से कहा कि आप लोग गांव के प्रभावशाली व्यक्ति हो, हमारा फैसला करा दो। फैसला कराने का मतलब हमारे और उसके बीच, उनके घर वालों के बीच सुलहनामा करा दो। अब जो होना था वो हो गया। उन लोगों ने बाद में पुलिस को इस बात की गवाही दी। 3 गवाहियां बहुत इंपॉर्टेंट हुई। एक, जिनसे उसने इस बात को कहा था कि हमारा उस परिवार से, मोहन स्वरूप के परिवार से, या खासकर उसके बेटे, उसके बाप से मिलवाकर हमारा इस मामले में सुलहनामा करा दीजिए, मुकदमा चलेगा और मेरा नुकसान होगा। दूसरा, जिस व्यक्ति ने, बुद्धसेन ने उसको रक्त रंजित कपड़े को धोते हुए देखा था। तो ये 3 व्यक्तियों की बड़ी अहम गवाही हुई। चौथा व्यक्ति जिसके यहाँ वो शादी में गया था, जिसने ये कहा था कि हाँ वो यहाँ से जाते समय मृतक रामू के साथ देखा गया था। तो विवेचना में रामू का नाम प्रकाश में लाकर और आरोप पत्र कोर्ट भेजा गया। शासकीय अधिवक्ता जो थे रीतराम राजपूत, उन्होंने कुल 13 गवाह पेश किए। बहुत लंबी चौड़ी गवाहों की फहरिस्त नहीं थी, लेकिन बचाव करने वाले अपने बचाव में वो लगातार, जैसे गवाहों से जब जिरह होने लगती है तो समय ले लेते हैं कि साहब आज हमें ये काम है, अगली डेट पे करूँगा। धीरे धीरे समय बीतते बीतते 12 साल हो गए। 12 साल बाद जब इसकी गवाही पूरी हुई तो बरेली के जिला जज सुधीर कुमार ने शीशगढ़ के गांव भूड़ा भकाए के रामू को तमाम सबूतों और तमाम दलीलों के बाद इस हत्या का दोषी पाया और उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इसके साथ ही साथ 15,000 रुपये जुर्माना और 10,000 रुपये मृतक के वारिस को बतौर मुआवजा दिए जाने का आदेश भी जस्टिस डिस्ट्रिक्ट जज माननीय श्री सुधीर कुमार जी ने यह आदेश पारित किया। तो यह आदेश पारित किया अभी 2 फरवरी 2025 को, यानी घटना के कुल 12 साल बाद। आज की घटना देखिए, 2 रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें हंसी मजाक का रिश्ता कहा जाता है। एक साली जीजा का और दूसरा देवर भाभी का। यानी देवर भाभी का यानी अपनी ससुराल और भाइयों की, और खासकर बड़े भाई की ससुराल, इन दोनों जगहों पर उस परिवार की लड़कियां जीजा को जिज्जू, जीजा और जाने किन किन नामों से संबोधित करती हैं, और हम उम्र लड़कियां उनके साथ तमाम हंसी मजाक भी करती हैं और पूरी खातिरदारी ऐसी जगहों पर, दामाद, वो चूँकि वहाँ का दामाद होता है और लड़कियों का बहनोई होता है, तो वहाँ पर पूरी खातिरदारी भी की जाती है। अच्छा, गांव समाज में भी जीजा साली और देवर भाभी के रिश्ते को हंसी मजाक के रिश्ते के रूप में मान्यता मिली हुई है। उत्तर भारत में खासकर ये दोनों ही रिश्ते हंसी मजाक के माने जाते हैं। और जीजा लोग अपने सालियों से या सालियां अपने जीजा से हंसी मजाक, छेड़खानी, हंसी ठट्टा ये सब करते हैं। और समाज में इसकी छूट भी है कि अगर इस तरह से हंसी मजाक करते हुए कोई पाया गया तो ये कह के समाज उसे कहता है कि अरे भाई देवर भाभी हैं या साली जीजा हैं, इन्हें हक है ऐसा करने का। और गांव घर की बड़ी और बुजुर्ग महिलाएं भी ऐसी इसको जो ये हंसी मजाक करने की जो परंपरा है उसको मान्यता देती हैं। होली में यह हंसी मजाक के रिश्ते, दोनों ही रिश्ते देवर भाभी और साली जीजा के, ये फूहड़पन की सीमा तक पहुंच जाते हैं। आप भी अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों में देखते होंगे कि ये देवर भाभी और उनके उम्र से कोई मतलब नहीं, लेकिन
होली में खासकर ये इन रिश्तों में फूहड़पन तक ये रिश्ते पहुंच जाते हैं और कोई विरोध नहीं किया जाता, कोई इस बात को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। और कभी कभी जीजा और साली के जो रिश्ता होता है हंसी मजाक का, इसमें मर्यादाएं भी लांघी जाती हैं और जो आगे चलकर हमेशा परेशानी का कारण बनती हैं। इन दो के अलावा एक रिश्ता और होता है, ननिहाल का रिश्ता। किसी भी बच्चे को, बच्ची को अगर अपने ननिहाल यानी अपनी माँ के घर जाना होता है तो वहाँ उसका वो रिश्ता जो होता है वो बड़ा पायस होता है। उसे गांव का भांजा या भगीना कहते हैं और तमाम जगहों पर, खासकर उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में, भगीना चाहे उम्र में कितना भी छोटा हो उसे प्रणाम किया जाता है, उसके पैर छुए जाते हैं। दूसरा, भगीना को कभी कोई उसका मामा कभी मारपीट उसके साथ नहीं करता। ऐसी मान्यता है कि जो लोग भी भगीना को के ऊपर हाथ उठाते हैं या उसे मारते हैं, बुढ़ापे में चल के उनके हाथ कांपते हैं। उनसे बदजुबानी भी नहीं की जाती, यानी डांट फटकार भी उनको नहीं की जाती। उसके लिए भी मान्यता है कि अगर भगीना के साथ कोई इस तरह से बर्ताव किया जाए, खराब जुबान चलाई जाए उसके खिलाफ, तो उसके जीभ में लकवा मार जाता है। मैं मान्यता की बात कर रहा हूँ, जो मान्यताएं हैं। भगीना को या भांजे को रिश्तों में इतना ऊंचा दर्जा मिला हुआ है और इसी कारण से बच्चे जब अपने ननिहाल में रहते हैं या जाते हैं या आना जाना होता है तो वहाँ बिल्कुल बेखौफ होते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और अगर भांजा धीरे धीरे बड़ा हो गया और बालिग हो गया तो वहाँ वो किसी से भी हंसी मजाक करता है या कर सकता है, लेकिन कोई उसे डांटेगा भी नहीं। और उसकी यही उच्छृंखलता या उसका ये मान के चलना कि यहाँ तो मैं भांजा हूँ, इस गांव का, इस परिवार का, मुझे कुछ कहेगा नहीं, हम उम्र लड़कियों के साथ भी वो हंसी मजाक करता है। मामियों से भांजे का हंसी मजाक करना भी, ये एक सीमा तक हंसी मजाक करना भी, ये भी मजाक वाले रिश्ते में जोड़ा गया है। लेकिन ननिहाल में इस तरह के रिश्ते, उच्छृंखल भगीना या भांजा अगर कोई इस तरह का रिश्ता बना लेते हैं तो आगे चल के वो बहुत ही कष्टकारी होता है, क्योंकि उनकी स्वच्छंदता, जो उन्हें रिश्तों की वजह से स्वच्छंद हो जाते हैं, वो कभी कभी उनके लिए नुकसानदेह होता है। अपने हम उम्र लड़कियों से हिल मिल जाते हैं और यही मिलना जुलना बाद में परेशानी का सबब बनता है। इस घटना में यही हुआ। मृतक का संबंध ननिहाल की एक युवती से हो गया। जब तक लोगों को पता चले न चले तब तक शादी तक बात पहुंच गई और इत्तेफाक ये कि जिससे उसका प्रेम संबंध था उसके सगे बहनोई की भी नजर उसी लड़की पर थी। एक दो बार मना करने के बाद भी जब उस शादी से वो अलग नहीं हटा तो उस बहनोई ने मृतक यानी मोहन स्वरूप की हत्या कर दी। तो इन दो रिश्तों और तीसरा ये पूरे ननिहाल का जो रिश्ता है, इसमें हंसी मजाक कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है, आगे चलकर कष्टकारी हो जाता है। ये स्वच्छंदता एक सीमा तक ही उचित है या ठीक लगती है या मान्यता मिलती है। एक सीमा के बाद फिर ये आचरण का दोष माना जाने लगता है और तभी ये परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए हंसी मजाक के इस परमिसिबल रिश्तों में कभी रिश्तों की पवित्रता और उसकी मर्यादाओं को नहीं लांघना चाहिए, वरना अनर्थ होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा।
आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।